सवर्ण समाज की ये परिस्थिति है कि अपनी अर्थी तक नहीं ले जा पा रहे। नहीं कर रही है, आगे करता है, भगवान डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये वीडियो सुने आपने, सोचिए, लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी आरएसएस को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। उसके राष्ट्रवाद की और उसकी हिंदू एकता की पोल खुल चुकी है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। सोचिए, इस वीडियो में देखिए एक एक करके और बताऊंगा कि कैसे आरएसएस बीजेपी बर्बाद हो रही है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये देखा आपने, ये बीजेपी विधायक हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर हैं। और सोचिए, एक स्कूल समारोह में गए थे, राष्ट्रगान चल रहा था और चलते राष्ट्रगान के दौरान जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, उसके चलते हुए कैसे ये, जबकि हमें स्टैंड खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये चल रहे हैं और जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मतलब राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, बीजेपी वंदे मातरम के लिए कानून लेकर आई कि कंपलसरी है, लेकिन राष्ट्रीय गान के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। सोचिए, तो ये इनका राष्ट्रवाद है। अभी 15 अगस्त पे बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के झंडे फहराए गए, ये इनका राष्ट्रवाद है। आरएसएस को सालों लग गए तिरंगे झंडे को अपनाने में, अपने हेडक्वार्टर पर फहराने में। सोचिए, ये इनका राष्ट्रवाद है और अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। उसी को लेकर मनोज काका ने हमला बोला है, सवाल उठाए हैं और कहा है कि इनके खिलाफ कब एक्शन होगा। सुन लीजिए जरा। सतीश महाना जी ने जो उन्नाव में कृत्य किया है, उससे यह साफ हो गया है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जो है, उसका अपने देश के राष्ट्रगान के प्रति कितनी उपेक्षा किया। राष्ट्रगान बजता रहा और सतीश महाना चल दिए वहां से, और चली नहीं दिए बल्कि गाड़ी में बैठ गए। 52 सेकंड राष्ट्रगान में नहीं रुक पाए। ये वही दोहरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो वंदे मातरम का सम्मान करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का पूरा विमर्श रहा है कि हमारे संविधान से लेकर तिरंगा तक का हमेशा अपमान किए हैं और हमेशा अगर भारत के एकता अखंडता के विरोध में और हमेशा मनुवाद के कोई पक्ष में खड़ा रहने वाला दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को राष्ट्रगान के अपमान हेतु यथाशीघ्र, अगर उनकी जरा सा भी देश के संविधान में, राष्ट्रगान में और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अगर प्रतिबद्धता है, तो यथाशीघ्र सतीश महाना को माफी मांगनी चाहिए इस देश से और देश के जनमानस से, संविधान से और देश के लोकतंत्र लाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से। तो सुना आपने, मतलब बीजेपी है तो कुछ भी करेगी, राष्ट्रगान का अपमान करेगी, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगी और भारत के लोगों का अपमान करेंगे, सब चलेगा। लेकिन ये सब अब एक्सपोज हो चुके हैं। जनता समझ रही है कि इनसे ज्यादा फर्जी कोई है नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू की बात करते थे, हिंदू एकता की बात करते थे, उसकी भी पोल खुल चुकी है। जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, उसमें चुनिंदा लोग आए, पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, भीड़ नहीं जुटी। और उसमें भी सोचिए, जो भीड़ आई थी उसमें भी 2-3 पार्टियां बन गई। एक भाई साहब जो दुबे जी हैं, जिनको मीडिया ने हीरो बनाने का काम किया है, जो 4 बार नीट के पेपर में फेल हो चुके हैं, जो आरक्षण को दोषी मानते हैं अपनी विफलता का, वो जाकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के साथ बैठकर पीसी करते हैं। और उस पीसी में देखिए, दुबे जी हैं, पाठक जी हैं, शर्मा जी हैं। कोई लिख रहा है कि भैया कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर इन लोगों को डिटेन किया गया, कह रहा है कि लट खाएगा क्षत्रिय समाज और विधायक बनेंगे दुबे जी, सवर्ण मतलब ब्राह्मण समाज के। तो मतलब आपस में ये तो जनरल कैटेगरी के क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण। सोचिए, जंतर मंतर पर राजपूत लड़कियों को मार के भगा दिया गया। तो जब क्षत्रिय, राजपूत और शर्मा, ब्राह्मण जब एक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हिंदू एकता, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी जो है वो पोल खुल चुकी है। अब एक और यूट्यूबर है अजीत भारती,
वो भैया कह रहे हैं कि हमारा इस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, हम दोबारा से अलग से आरक्षण करेंगे। तो अभय दुबे की टीम अलग हो गई, अजीत भारती की टीम अलग हो गई, और अभी भी जंतर मंतर पर जाने के लिए लोग सीपी में घूम रहे हैं। चंद भीड़ है वही पॉलिटिकल नेताओं की। तो सोचिए, जो हिंदू एकता की बात कर रहे थे वो किस तरीके से एक्सपोज हो गए। मतलब क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण तीनों लोग जो है आपस में बढ़ गए। तो आंदोलन की हकीकत ये है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आज फिर लखनऊ में धरना दिया गया और कैसे मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, सोचिए, ये सुन लीजिए। पुलिस को आगे करता है, मुख्यमंत्री डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो सुना आपने, लखनऊ में भी उनके खिलाफ जो है आंदोलन किया गया और नारेबाजी की गई। और तख्तियां देखिए, इन्होंने लिख रखा है संवैधानिक अछूत। भाई आपको 10% तो आरक्षण मिला हुआ ही है, लेकिन उस पर बात नहीं करते। बड़ी खबर आई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि हम 50% सीटें जो अनरिजर्व सीटें हैं वो हम जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं। सोचिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, रिटर्न में जवाब दिया है यूपी सरकार ने। यानी कि लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां हो रही हैं, जो रिजर्व है उसमें रिजर्व ही भी चुना जा रहा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें ओबीसी का चयन नहीं हो रहा है, उसमें मतलब एससी का चयन नहीं हो रहा है, उसमें एसटी का चयन नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ जनरल का चयन हो रहा है, जबकि वो अनरिजर्व है। अगर ओबीसी छात्र के मार्क्स ज्यादा हैं तब भी उसको जनरल में उसका सिलेक्शन नहीं कर रही है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आरक्षण के खिलाफ जो है इनको प्रदर्शन करना है, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन खोलना है। लेकिन अब जो है सोचिए, जितना आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे बहुजन समाज उतना जागरूक होगा। आरक्षण के समर्थन में देश भर में तमाम बहुजन नेता लिख रहे हैं। अखिलेश यादव हो, प्रकाश अंबेडकर हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती जी हो, तमाम लोग, चिराग पासवान हो, अठावले हो। अठावले जी ने तो यहां तक कह दिया कि जिसमें हिम्मत है वो खत्म करके दिखाए, जबकि बीजेपी के मंत्री हैं, वो एनडीए सरकार में मंत्री हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। सवर्ण समाज अलग नाराज है, बहुजन समाज अलग नाराज है कि अगर आरक्षण खत्म हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। मुसलमानों को तो पहले ही इतना कूट दिया है कि वो नाराज ही नाराज है। तो सोचिए, बीजेपी और आरएसएस की हालत खराब है, उसको समझ नहीं आ रहा है। जैन जी ने अलग नाक में दम कर रखा है। सीजेपी के लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो वहां भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। जयपुर में हमला करवा दिया, जो खबर 2 हेडलाइन में बनती वो इंटरनेशनल खबर बन गई। मतलब इसके लिए सोचिए, पूरी आईटी सेल टीम को हटाना पड़ा। नितिन नवीन जी के लिए पूरी नई टीम बनाई है, कई लोगों को साथ में लिया है। तो बीजेपी आरएसएस इसमें बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब जनरल कैटेगरी के लोग भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोचिए, जिनको लग रहा था कि मुसलमानों की टाइट होने की वजह से, सोचिए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के नाम पर आई थी। भक्तों को लग रहा था कि वो राज करेंगे, मतलब मजे आएंगे, मौजा ही मौजा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। पहले जो है मुसलमानों को धरने पर बिठा दिया, किसानों को बिठा दिया, पहलवानों को बिठा दिया, जैन जी को बिठा दिया, अब सवर्ण समाज को बिठा दिया। तो सिर्फ ये देश एक आंदोलन का देश बन के रह गया है, और उसमें भी कह देते हैं ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। और सोचिए, जब सीजेपी का आंदोलन हो रहा था, यही तमाम जो है लोग कह रहे थे कि यहां आजादी के नारे लग रहे हैं। अब ये लोग क्यों नारे लगा रहे हैं? सोचिए, आजादी के नारे लगा रहे हैं, नीले रंग से आजादी और फलाना ढिमकाना, आरक्षण से आजादी। तो आजादी के नारे तो आप भी लगा रहे हैं, आपके खिलाफ भी मीडिया ट्रायल होना चाहिए फिर। तो सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा है। उसके सरकार जो है वंदे मातरम के सम्मान में बिल लेकर आती है, और उसके नेता राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। राष्ट्रगान चल रहा होता है और वो चल के बैठ के चले जाते हैं। ये तो इनकी हालत है। दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्रभक्ति का। तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जनता समझने लगी है। और सोचिए, 2029 तो छोड़िए, 2029 से पहले ही सरकार पर एक बड़ा संकट आने वाला है,
जिसके संकेत अब मिलने शुरू हो चुके हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।